सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 3 आगे पढ़ने वाले हैं। रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 49 आर्द्रभूमि क्षेत्र महाराष्ट्र में नांदूर, मधमेश्वर, लोनार झील, जम्मू कश्मीर में वुलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, सूर्यंसर, मानेसर झील और हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्रभूमि, पोंगडैम झील, रेणुका आर्द्रभूमि भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि। नेक्स्ट है पंजाब में हरीके झील, कृत्रिम आर्द्रभूमि व्यास एवं सतलज का संगम, कांजली झील, रोपड़ झील, केशोपुर, मियाँ ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल। केरल में अष्टमुदी, सष्टम कोटा, वेमनाड आर्द्रभूमि और राजस्थान में सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। और ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ओडिशा चिल्का झील, भितरकनिका मैंग्रोव, आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील, असम में दीपोर, तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य और त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, मणिपुर में लोकटक झील मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा, नवाबगंज, पार्वती आगरा, समन, समसपुर, सांडी, सरसई नवार, सुर सरोवर, किठम झील और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, हैदरपुर वेटलैंड। पश्चिमी बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, सुंदरवन भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, वधवान आर्द्रभूमि, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। लद्दाख में सोमोरिरी झील, सोकार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स। बिहार में कब्रताल, उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व और हरियाणा में भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ध्यातव्य है कि वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया, जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में नई दिल्ली में एक कार्यालय के साथ दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु वेटलैंड्स इंटरनेशनल नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में की गई थी। के हालिया अनुमानों के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत के प्राकृतिक आर्द्रभूमि क्षेत्र में लगभग 30% की कमी हुई है। प्रमुख रूप से आर्द्रभूमि का नुकसान शहरी क्षेत्रों में अधिक हुआ है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्रभूमियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनमें मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो गया है। यह रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत कार्य करता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के सतलों को केवल सीओपी की सहमति से ही हटाया जा सकता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को रामसर सूची के अंग के रूप में रखा गया है। भारत में वर्तमान में 2 स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1990 में पानी की कमी व चारागाह में कमी के कारण शामिल किया गया। वर्तमान में सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय उद्यान में नहर के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जा रही है। लोकटक झील को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 1993 में शामिल किया गया था। यहाँ पर वनोन्मूलन, प्रदूषण आदि की समस्या
उत्पन्न हो गई थी। चिल्का झील ओडिशा को भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड साइट में 1993 में ही शामिल किया गया था। वहां पर गाद की समस्या बढ़ गई थी। सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप इस स्थल को 2002 में मॉन्ट्रेक्स स्थल की सूची से हटाया गया। रामसर संरक्षण पुरस्कार 2002 प्राप्त किया। नेकनामपुर झील हैदराबाद स्थित नेकनाम झील विशालतम फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड है। यह आर्द्रभूमि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पर आधारित है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के द्वारा पौधों को मृदा की अनुपस्थिति में सूर्य प्रकाश की सहायता से उगाया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रयास व उपाय। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1985-86 में राज्य सरकारों के साथ मिलकर राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 115 वेटलैंड्स की पहचान की गई थी, जिनके संरक्षण और प्रबंधन हेतु पहल करने की जरूरत है। इसका नाम अब राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम कर दिया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित है। भारत में स्थित आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए नीतिगत दिशा निर्देश देना, अति आवश्यक आर्द्रभूमि के गहन संरक्षण के उपाय करना, कार्यक्रमों की निगरानी करना, आर्द्रभूमियों की एक सूची तैयार करना। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण रणनीति के तहत निम्न प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया है? इसमें सुरक्षा, जो आर्द्रभूमि शेष है उनकी सुरक्षा करना प्राथमिक उद्देश्य है। भारत की बहुत सी आर्द्रभूमियों में लगभग 68 आर्द्रभूमि ही संरक्षित है। योजना, प्रबंधन तथा निगरानी। जो आर्द्रभूमियां संरक्षित क्षेत्रों में अवस्थित है उनके प्रबंधन व निगरानी की व्यवस्था है, परंतु अन्य आर्द्रभूमियों में कोई प्रबंधन तंत्र मौजूद नहीं है। ऐसे में सरकार को स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर प्रयास करना होगा। व्यापक सूची। भारत में स्थित सभी आर्द्रभूमियों की व्यापक सूची बनाने का प्रयास करना होगा। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। विधान। यद्यपि सरकार द्वारा आर्द्रभूमि को बचाने के विभिन्न कानून बनाए गए हैं, परंतु कोई विशेष कानून इस क्षेत्र के लिए नहीं बना है। अनुसंधान कार्य है। रिमोट सेंसिंग तकनीकी द्वारा मैपिंग। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्रभूमि की स्थिति में हो रही गिरावट को रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010 में बनाया गया। यह नियम उन गतिविधियों को चिन्हित कर उन पर रोक लगाता है जो आर्द्रभूमियों के लिए हानिकारक है, जैसे औद्योगिकरण, कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, अनुपचारित सीवेज और ठोस कचरे को डंप करना इत्यादि। हार्वेस्टिंग और ड्रेजिंग जैसी गतिविधियों को संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति लेकर किया जा सकता है। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्रभूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करता है। वर्ष 2017 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 को लागू किया, जिसमें नियम 2010 का स्थान लिया गया। जनवरी 2020 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्रभूमि नियम 2017 वेटलैंड्स रूल के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश को पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया है। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017। नवीन नियम में विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय पर राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति निगरानी करेगा। केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण का स्थान अब राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति ने लिया है। 2017 के नियम इतने व्यापक नहीं है क्योंकि इनमें नदी के चैनल, धान के खेत, मानव निर्मित जल निकाय, जलीय कृषि, नमक उत्पादन, सिंचाई के उद्देश्य शामिल
नहीं है। साथ ही संरक्षित क्षेत्रों और तटीय विनियमन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को आर्द्रभूमि नियमों के बाहर रखा गया है। मैंग्रोव पारितंत्र। मैंग्रोव सामान्यतः वे वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटों, ज्वारमुखों, ज्वारीय क्रीक, पश्चजल, लैगून एवं पंख जमाव में विकसित होते हैं। मैंग्रोव शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द मैग्यू तथा अंग्रेजी शब्द ग्रोव से मिलकर हुई है। ऐसा समझा जा सकता है कि मैंग्रोव वनों का सर्वप्रथम उद्गम भारत के मल्ल क्षेत्र में हुआ और आज भी इस क्षेत्र में विश्व के किसी भी स्थान से अधिक मैंग्रोव प्रजाति पाई जाती है। यह धारणा कि मैंग्रोव केवल खारा पानी में उग सकते हैं सही नहीं है। ये ताजे पानी वाले स्थानों पर भी उग सकते हैं, लेकिन तब इनकी वृद्धि सामान्य से कम होती है। किसी मैंग्रोव क्षेत्र में पौधों की प्रजातियों की संख्या तथा उनके घनत्व को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक उस क्षेत्र की वनस्पतियों के खारे पानी को सहन करने की क्षमता तथा तापमान है। मैंग्रोव की विशेषता। मैंग्रोव प्रजातियां बहुत अधिक सहनशील होती है और प्रतिदिन खारे पानी के बहाव को झेलती है। सभी मैंग्रोव पौधे अपनी जड़ों से पानी का अवशोषण करते समय नमक की कुछ मात्रा को अलग कर देते हैं। साथ ही ये पौधे दूसरे पौधों की अपेक्षा नमक की अधिक मात्रा अपने ऊतकों में सहन कर सकते हैं। कुछ पौधे अपनी पत्तियों पर पाए जाने वाली विशेष कोशिका से अतिरिक्त नमक को बाहर कर देते हैं। मैंग्रोव पौधे अस्थिर भूमि में उगते हैं। इनकी विलक्षण जड़ें इन्हें न केवल स्थायित्व प्रदान करती है, बल्कि धाराओं के तेज बहाव और तूफानों में वे भी मजबूती से खड़ा रखती है और श्वसन में सहायता करती है। मैंग्रोव पौधों में विशेष श्वसन जड़ों का विकास होता है, जिनके माध्यम से ये पौधे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। इन पौधों में पाए जाने वाली वायवीय जड़ें कई रूप ले सकती हैं। एक 3 मीटर लंबे एविसीनिया वृक्ष पर लगभग 10,000 श्वसन जड़ें पाई जा सकती हैं। बहुत सी प्रजातियों के नव अंकुरित पौधों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं और पानी पर तैरने के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जो उन्हें जीवित रहने में सहायक होती हैं। जरायुजता विविपेरी। मैंग्रोव की कुछ प्रजातियां जैसे एविसीनिया एल्बा, क्रिप्टोवी विपेरी दर्शाता है। क्रिप्टोविविपेरी प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूण विकास की प्रक्रिया पेड़ से फलों के गिरने के पहले ही प्रारंभ हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के उत्सर्जन को रोकने के लिए इन पौधों में मोटी चिकनी पत्तियां होती हैं। मैंग्रोव पौधों में ऐसी जड़ें पाई जाती है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती है और सतह के ऊपर आ जाती है। जिन स्थानों पर मैंग्रोव उगते हैं वहां ऑक्सीजन की कमी रहती है। इस समस्या से निपटने के लिए मैंग्रोव पौधों में अतिरिक्त जड़ें पाई जाती हैं, अनुकूलन जड़ें कहलाती हैं। मैंग्रोव के बारे में यह आम धारणा है कि ये समुद्री तटों के काले बदबूदार कीचड़ में उगने वाले पौधे हैं। यह धारणा सही नहीं है कि क्योंकि मैंग्रोव रेतीली भूमि में ही तथा चट्टानी सतहों पर भी उग सकते हैं। मैंग्रोव क्षेत्र का वर्गीकरण। मैंग्रोव वनों के भौगोलिक वितरण को नियंत्रित करने वाला मुख्य
कारक वहाँ का तापमान है। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ जलवायु गर्म और नम होती है वहाँ मैंग्रोव वनस्पतियों की लगभग सभी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पति विश्व के लगभग 123 देशों में पाई जाती है, जिनमें से अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। विश्व का लगभग 40% मैंग्रोव कवर दक्षिण पूर्व एशिया व दक्षिणी एशिया में मौजूद है। विश्व में पाए जाने वाले 4 मुख्य प्रकार के मैंग्रोव पौधे का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है। लाल मैंग्रोव की श्रेणी में वे पौधे आते हैं जो बहुत अधिक खारे पानी को सहन करने की क्षमता रखते हैं तथा समुद्र के नज़दीक उगते हैं। इनमें भी अन्य मैंग्रोव पौधे की तरह विशेष रूपांतरित जड़ें होती है जो तने के निचले भाग से निकलकर धरती तक पहुंचती है और पौधे को स्थिरता प्रदान करती है, इसलिए इन्हें स्थिर जड़ें कहते हैं। ये जड़ें पौधे को ऐसे स्थान पर उगने की क्षमता प्रदान करती है जहाँ भूमि में ऑक्सीजन कम होती है। इन्हीं जड़ों से पौधे वातावरण से हवा का आदान प्रदान व भूमि से पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। मैंग्रोव नेक्स्ट है काले मैंग्रोव। काले मैंग्रोव वनस्पति कच्छ वनस्पति की श्रेणी में वे पौधे आते हैं जिनकी खारे पानी को सहने की क्षमता अधिक होती है। इन पौधों में विशेष प्रकार की श्वसन जड़ें पाई जाती हैं जो दलदल में उगने वाले पौधों में देखी जाती है। इन जड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। इनमें हवा का प्रवेश वायुमूलों से होता है। सफेद मैंग्रोव का नाम इनकी चिकनी सफेद छाल के कारण पड़ा है। इन पौधों को इनकी जड़ों तथा पत्तियों की विशेष प्रकार की बनावट के कारण अलग से पहचाना जाता है। बटनवुड मैंग्रोव ये झाड़ी के आकार के पौधे होते हैं तथा इनका यह नाम इनके लाल भूरे रंग के तिकोने फलों के कारण है। यह सफेद मैंग्रोव के परिवार का ही अंग है एवं कुछ वैज्ञानिक इसे वास्तविक मैंग्रोव नहीं मानते। भारत में मैंग्रोव वनस्पति। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में कुल 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव कवर वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्यों में गुजरात 37 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में 16 और ओडिशा 8 वर्ग किलोमीटर शामिल हैं। मैंग्रोव वनस्पति जैव विविधता में समृद्ध होती है जो कई तरह की पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। भारत में चिन्हित मैंग्रोव वनस्पति स्थलों की सूची ये पीछे भी देख लिए थे। नेक्स्ट है मैंग्रोव वनस्पति एवं प्राणी जात। खारा पानी और दलदल क्षेत्र पर भी मैंग्रोव वनों में विभिन्न प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये क्षेत्र अन्य प्रकार के पौधों के लिए भी भोजन तथा आवास प्रदान करते हैं। मैंग्रोव वनों में पौधों के अतिरिक्त कवक, शैवाल और जीवाणु भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव क्षेत्रों के आसपास समुद्री घास की मात्रा तथा उसमें वृद्धि अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक होती है। मैंग्रोव की वनस्पति राइजोफोरा प्रजाति, एकेंथस और एक्रोसिटम एजीनिटीज, एजीसिरस और ब्रुगेरिया सेरियोरस, एक्सोकेरिया नाइपा और पेमिकम एविसिनिया
कैरलोप्स, लैगून, कुलेरिया आदि। और इसमें पुरानी जात है केकड़े, ऊका, लेक्टल, ऊका, बोकानस, मेंढक, मगरमच्छ, सांप, छिपकली, ग्रे हिरन, ईग्रेट, किंगफिशर, द्विलिंगी, किलीफिश, बंदर, लोमड़ी, खाराई ऊँट, ऊद बिलाव, हिरन, जंगली सूअर। मैंग्रोव प्रजातियों का महत्व। प्राकृतिक शरण स्थल। मैंग्रोव उस क्षेत्रों में पाई जाने वाली अनेक प्रजातियों को शरण स्थल उपलब्ध कराते हैं जहाँ की वे पाए जाते हैं। गुथी हुई जड़ें छोटे जीवों के लिए सुरक्षा का कार्य करती हैं। पेड़ की शाखाएं बहुत से जीवों को आश्रय स्थल प्रदान करती हैं। अकेले पिचवरम वन में झींगे की 30, केकड़े की 30 और मोल्स की 20 तथा मछली की 200 प्रजातियां पाई जाती है। भोजन के स्रोत। अनेक जीवों द्वारा मैंग्रोव की पत्तियां खाई जाती है। केकड़े तथा अन्य छोटे जीव पत्तियों को खाते हैं तथा उनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को जीवाणु द्वारा उपयोगी पदार्थों में अपघटित कर दिया जाता है। प्राकृतिक जल शोधक। पानी के अंदर जड़ों का जो जाल मैंग्रोव बनाते हैं उन पर स्पंज तथा शंख, मछली चिपके रहते हैं। ये जीव पानी को छानकर उनमें से तलछट तथा पोषक तत्वों को अलग अलग कर देते हैं और समुद्र में साफ पानी को प्रवाहित होने देते हैं। ये तटीय क्षेत्रों में भारी धातुओं से होने वाले प्रदूषण को कम करते हैं। मैंग्रोव वन अन्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सूर्य की पराबैंगनी बी किरणों से बचाव। मैंग्रोव पौधे की पत्तियों में लेवोनाइड पैदा होता है जो पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करता है। हरितगृह प्रभाव को कम करना। वायु के कार्बन का स्थिरीकरण कर मैंग्रोव वन जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औषधीय उपयोग। मैंग्रोव वनस्पतियों का उपयोग। मैंग्रोव वनस्पतियों का उपयोग सैप्रदंश, चर्म रोग, पेचिश तथा मूत्र संबंधी रोगों के उपचार के लिए तथा रक्त शोधक एवं गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। तलछटी हटाने का कार्य। मैंग्रोव वृक्ष पानी से तलछट को अलग करते हैं, इसलिए वे पानी में तैरती तलछट के लिए एक कुंड की तरह कार्य करते हैं। मैंग्रोव वृक्ष अपनी जटिल वायवीय जड़ों की सहायता से तलछट को बांध लेते हैं। इस प्रकार ये भूमि के विस्तारक की तरह भी कार्य करते हैं। तटीय क्षरण को रोकना। मैंग्रोव वन लहरों की तीव्रता को कम करके तटों के संरक्षण को रोकते हैं। बाढ़ नियंत्रण। मैंग्रोव वन ज्वारीय लहरों, भारी वर्षा तथा तूफान के साथ आने वाली बाढ़ से भी तटों की रक्षा करते हैं। प्राकृतिक संरक्षणकारी। मैंग्रोव वृक्ष की जड़ें ज्वार तथा तीव्र जल धाराओं से होने वाले मिट्टी के कटाव को कम करती है। आर्थिक लाभ। मैंग्रोव वनों से बहुत से वानिकी उत्पाद एवं मत्स्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। 1 टन मैंग्रोव लकड़ी की ईंधन क्षमता 5 टन कोयले के बराबर होती है। प्रति हेक्टेयर मैंग्रोव वनों से कुल मिलाकर $12,392 का आर्थिक लाभ होता है। सुंदरवन अकेला ही 111 टन शहद उत्पादित करता है। मैंग्रोव जैव विविधता ह्रास के कारण। कृषि क्षेत्र का विस्तार, एक्वाकल्चर, झींगा उत्पादन, होटल उद्योग, हार्बर एवं पोर्ट इत्यादि का निर्माण, औद्योगिक कचरा एवं विषैले पदार्थ, जलवायु परिवर्तन, सुनामी, तूफान एवं बाढ़। वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव के संरक्षण के उपाय। अनेक संस्थाएं जैसे यूनेस्को
मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति है रामसर कन्वेंशन। वेटलैंड्स इंटरनेशनल आदि ने मैंग्रोव क्षेत्रों के संरक्षण तथा प्रबंधन के कार्यक्रमों को निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं: प्रशिक्षण, संरक्षण तथा सूचीबद्ध करना, पर्यावरण तथा पर्यटन की वस्तुस्थिति का अध्ययन, मैंग्रोव क्षेत्रों में पौधशाला निर्माण तथा वृक्षारोपण, सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, वैश्विक मानचित्रावली का प्रकाशन। रामसर सम्मेलन। रामसर सूची में शामिल स्थलों में 1/3 से अधिक मैंग्रोव क्षेत्र है। इस सम्मेलन के सदस्यों ने लगभग 200 लाख हेक्टेयर से अधिक मैंग्रोव नम भूमि के संरक्षण तथा उसके विवेकपूर्ण उपयोग पर सहमति व्यक्त की है। मैंग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट। इस संस्था की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1992 में 50 देशों के 300 गैर सरकारी संगठनों, 200 वैज्ञानिक तथा शिक्षावेत्ताओं को जोड़कर की थी। इस संस्था का उद्देश्य विश्व भर में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को हुई हानि को प्रतिस्थापित करना तथा स्थानीय उपभोक्ताओं द्वारा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार द्वारा मैंग्रोव संरक्षण के उपाय। भारतीय मैंग्रोव समिति 1976 को संविधान संशोधन के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। सरकार ने 1976 में ही भारतीय मैंग्रोव समिति का निर्माण किया था, जिसका उद्देश्य मैंग्रोव के संरक्षण एवं विकास के लिए सरकार को सलाह देना था। इसमें वैज्ञानिक शोध, स्कॉलर तथा मैंग्रोव विशेषज्ञों को शामिल किया गया। भारतीय मैंग्रोव समिति ने 15 क्षेत्रों को संरक्षण के लिए चिन्हित किया। इस संस्था द्वारा मंगलवन नाम से एक सूचना पत्र भी प्रकाशित किया जाता है। MS स्वामीनाथन शोध संस्थान, चेन्नई। इस संस्थान ने राज्य सरकार के वन विभाग के सहयोग से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा में स्थानीय समुदाय की भागीदारी से मैंग्रोव वनों के प्रबंधन में सफलता प्राप्त की है। इस संस्थान ने सर्वप्रथम यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि मैंग्रोव पौधों के जीन तथा DNA तकनीक का प्रयोग कर पौधे की ऐसी प्रजातियां विकसित की जा सकती है जो खारे पानी के लिए अनुकूल हो। भविष्य के लिए मैंग्रोव। भारतीय कार्यक्रम। भारत अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भारतीय तट बहुत से स्थानीय समुदाय को संसाधन व सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। मैंग्रोव का उद्देश्य भविष्य के लिए तटीय पारितंत्र की सुरक्षा, विकास व पुनर्स्थापना करना है, जो मुख्यतः 3 स्तंभों पर आधारित है: आजीविका, सुरक्षा और अस्थिरता, तटीय एवं समुद्री जैव विविधता अनुसंधान तथा सूचना और ज्ञान का प्रसार। इसके लिए यह NGO के माध्यम से उन्हें अनुदान देकर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करता है। नेक्स्ट है UNDP। यूनेस्को द्वारा मैंग्रोव संरक्षण व जागरूकता के लिए विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। होप हेयर ऑन प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट। यह मुंबई की एक NGO है जो मैंग्रोव बागान नामक योजना चला रही है। मानव रूपांतरित पारितंत्र। मनुष्य की लालसा और उसकी ज़रूरतों ने प्राकृतिक पारितंत्रों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। मनुष्य ने इन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रूपांतरित करने का प्रयास किया। प्राकृतिक पारितंत्रों में रूपांतरण के मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि, मनुष्य की बढ़ती आवश्यकता व उसकी जीवन शैली में परिवर्तन है। मानव रूपांतरित पारितंत्र के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। कृषि पारितंत्र। ये वे बड़े क्षेत्र हैं जहाँ वाणिज्यिक व्यापारिक महत्व की फसलें उगाई जाती हैं। यह अत्यधिक सरल पारितंत्र है तथा
जिसमें प्रजातीय विविधता न्यूनतम होती है। कृषि पारितंत्र भोजन, फल, खाद्य तेलों जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस पारितंत्र का अवगुण यह है कि इससे पौधों की आनुवंशिक विविधता के साथ साथ प्राकृतिक जैव विविधता भी नष्ट हो जाती है। इस पारितंत्र का प्रभाव मृदा व जलीय पारितंत्र पर भी पड़ता है। मानव निर्मित वन, इसमें पेड़ों को खाली भूमि, निजी भूमि, ग्राम पंचायत की भूमि, सड़क के किनारे, कृषि योग्य भूमि पर लगाया जाना शामिल है। वृक्षारोपण फल, तेल, रबर, कॉफ़ी, इमारती लकड़ी, ईंधन के लिए प्रयुक्त लकड़ी आदि के लिए भी किया जाता है। वृक्षारोपण मृदा अपरदन को रोकने और मृदा की उर्वरता में वृद्धि के लिए भी किया जाता है। नगरीय पारितंत्र, जनसंख्या वृद्धि व नगरीकरण में वृद्धि तेजी से हो रही है। नगर सुविकसित औद्योगिक वृद्धि और व्यापार व राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। नगरीय पारितंत्र पृथ्वी के 75% संसाधनों का उपभोग करते हैं तथा इतनी ही मात्रा में कचरा भी उत्पन्न करते हैं। एक्वाकल्चर पारितंत्र, एक्वाकल्चर जलीय जंतुओं तथा पौधों का कृत्रिम संवर्धन है। एक्वाकल्चर में बुनियादी तौर पर व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लवणजलीय तथा अलवणजलीय मछलियों, घोंघा, क्रिस्टेशियनों और जलीय पौधों की खाद्य प्रजातियों का संवर्धन किया जाता है। सामान्यतः प्राकृतिक जल निकायों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। मनुष्य के द्वारा बहुत कम प्रजातियों का ही संवर्धन किया जाता है। भारत में अंतःस्थलीय जलीय क्षेत्र लगभग 1.6 मिलियन हेक्टेयर भूभाग में फैला हुआ है। यह बड़े नदी तंत्रों जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और नदियों के रूप में है। इसके अलावा नहरों, तालाबों, झीलों तथा सिंचाई चैनलों में भी मत्स्य संवर्धन किया जा सकता है। तिलपिया, ट्राउट, सोलमन, ग्रीक कापर, कैटफिश आदि का संवर्धन किया जाता है। तिलपिया को जल की मुर्गी भी कहा जाता है। साथ ही इसमें कई रोगों और परजीवियों के लिए प्रतिरोधक क्षमता होती है। एक्वाकल्चर की पारिस्थितिकी दक्षता उच्च होती है। कम जल में अधिक उत्पादन तथा मछलियों की उन्नत किस्म प्राप्त की जा सकती है। बांध, जलाशय व नहरें, बांध, जलाशय, नहरें आदि मानवीय पारितंत्र में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्रोत विद्युत निर्माण के स्रोत है, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 उत्सर्जन में कमी, परंतु बांधों से वनों और कृषि भूमि का बहुत बड़ा भाग स्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है। प्राकृतिक पारितंत्रों का मानव द्वारा दुरुपयोग किए जाने के कारण जैव विविधता और वन्य जीवन के सामने संकट पैदा हो गया है। बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, इसकी बढ़ती हुई आवश्यकताएं और लालच किसी भी प्राकृतिक पारितंत्र के विनाश का मूल कारण है। किसी भी प्राकृतिक पारितंत्र का विनाश पारिस्थितिक असंतुलन का कारण बन जाएगा और फिर मानव जाति स्वयं एक संकटापन्न प्रजाति बन जाएगी। अतः प्राकृतिक पारितंत्र का संरक्षण बहुत जरूरी है। प्राकृतिक पारितंत्रों के संरक्षण में जैवमंडल के संसाधनों के मानवीय उपयोग का ऐसा प्रबंधन निहित होना चाहिए जिसके द्वारा वर्तमान पीढ़ी को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके तथा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसके सामर्थ्य को भी बनाए रखा जा सके। भारतीय वन तंत्र, प्रमुख वनस्पतियों तथा जलवायु पारिस्थितिकी के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। ये सब आगे है।